हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल की इकोनॉमी की सीरीज, तो जिसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कंप्लीट कर लिए थे। हमें स्टार्ट करना था इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन से, बट आपकी रिक्वेस्ट पे हमने स्टार्ट किया मॉनेटरी पॉलिसी के टूल से, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्या है या फिर अर्थशास्त्र क्या है। तो ये क्लास हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी और मैं हिंदी के टर्म्स भी यूज करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है या फिर अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, हम अपने डे टू डे लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है। दिन की शुरुआत से लेकर एंड तक जो भी हम काम करते हैं इकोनॉमिक्स उसमें इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अगर ब्रेकफास्ट के लिए हमें ब्रेड की रिक्वायरमेंट है या मिल्क की रिक्वायरमेंट है, तो हम बाहर गए, हमने एक पैकेट ब्रेड परचेज किया या मिल्क लिया, मिल्क का एक पैकेट लिया, तो ये चीजें हम फ्री में तो लेंगे नहीं, इसके बदले में हमें कुछ पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही एक्टिविटीज हो रही। जब दोनों ही एक्टिविटी हो रही है इट मीन्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, राइट। तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र हमें यही बताता है कि हर वो स्टडी जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अर्थशास्त्र का अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र तो ये संस्कृत के दो वर्ड से बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ प्लस शास्त्र, तो अर्थ का मतलब है धन यानी पैसा, प्लस शास्त्र मीन्स विद्या, और भी कैन से अध्ययन, विद्या भी कह सकते हैं, अध्ययन भी कह सकते हैं, अध्ययन। तो अर्थशास्त्र क्या है? पैसे का अध्ययन, वो स्टडी, वो सब्जेक्ट, वो डिसिप्लिन जिसमें हम पैसे के बारे में स्टडी करते हैं, पैसे के लेन देन के बारे में स्टडी करते हैं, पैसे के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र हमें बताता है, इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हम अपने पैसे को किस तरीके से खर्च करें, राइट। अपने पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से उसे खर्च करें। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या है? इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस विच स्टडीज डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो डे टू डे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के बारे में बात करती है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वो सामाजिक विज्ञान है जो हमारी डेली की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, देन कंजम्पशन यानी उपभोग के बारे में बात करती है, उपभोग के बारे में बात करता है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो ये स्टडी करता है कि रिसोर्सेज का उत्पादन यूज करके उत्पादन कैसे किया जाए, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस तरीके से किया जाए, देन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए लोगों में, फिर उसका उपभोग यानी कि कंजम्पशन किस तरीके से होता है, इस चीज की स्टडी है, इस चीज का अध्ययन है, राइट। और वी कैन से कि इकोनॉमिक्स स्टडीज द वे सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज to produce goods and services and to distribute them among different groups of people। इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है? इकोनॉमिक इस चीज की स्टडी है कि सोसाइटी किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, फिर उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। हिंदी में बात करें तो अर्थशास्त्र इस चीज का अध्ययन है जो हमें बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है? सीमित संसाधन। जो हमारे सीमित संसाधन उसका इस्तेमाल करके कैसे गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, फिर उसको अलग अलग लोगों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अर्थशास्त्र इस चीज का अध्ययन है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो थोड़ा इसे समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हम अपने सीमित रिसोर्सेज, सीमित संसाधन को किस तरीके से यूज करें, और हमारी जो वांट्स हैं
हमारी वांट्स, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है और हमारे संसाधन, हमारे रिसोर्सेज क्या है, सीमित है। तो कैसे अपने सीमित संसाधन को, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, एक चीज होती है बेसिक नीड्स, ठीक है, बेसिक नीड्स, और दूसरा आता है यहाँ पर वांट्स। तो वांट्स होती हमारी ख्वाहिशें, ख्वाहिशें और भी कैन से इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होने वाली, ठीक है, इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। बेसिक नीड्स में आती है जरूरत की चीजें, हमारी जरूरतें। तो अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? फूड, सबसे पहले तो फूड हो गया, देन क्लोथिंग, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें हैं। हमें सर्वाइवल के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फूड, खाना तो हम खाएंगे ही खाएंगे, देन क्लोथिंग, कपड़ों की जरूरत है, शेल्टर, रहने के लिए घर चाहिए, हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए, देन एजुकेशन। ये हमारी बेसिक नीड्स है। वहीं पर अगर हम इच्छाएं यानी वांट्स की बात करें तो इसमें हो सकता है आपको आईफोन की रिक्वायरमेंट हो, आपकी बहुत ख्वाहिश है कि आप एक आईफोन परचेज करें, या फिर कोई लग्जरी कार मर्सिडीज परचेज करें। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो हमारी इच्छाओं में आती हैं। तो बेसिक नीड्स के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए हमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमारी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, इस पे खर्च करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। वहीं पर अगर इच्छाओं की, ख्वाहिशों की बात करें तो इसके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। अगर हमने एक लग्जरी कार ले लिया तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। हम कहीं पे इकट्ठे जाना चाहते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स एक जगह इकट्ठे जाना चाहते हैं, तो हम कार पे बैठे और चले गए, तो इससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज हमारे पास नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम सरवाइव नहीं करेंगे, हम सरवाइव कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारा जो रिसोर्स है, हमारा रिसोर्स क्या होता है। अगर हम रिसोर्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा रिसोर्स? टाइम, मनी, देन एनर्जी हमारी। ये क्या है? ये हमारी रिसोर्स है। तो अभी हम बात करते हैं मनी की, ठीक है, पैसे की। मनी, पैसा या फिर इनकम। तो हमारा रिसोर्स, हमारा पैसा, हमारा मनी क्या है? लिमिटेड है, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड इनकम है। तो जब हमारे पास लिमिटेड इनकम है तो हम अपने लिमिटेड इनकम को यूज करके कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यही हमें इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है। हम इसी चीज की स्टडी करते हैं, ठीक है। जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रिसोर्स क्या हो गया? रिसोर्स हमने देखा कि टाइम, मनी या फिर एनर्जी क्या है, एंड एनर्जी ये क्या है? हमारा रिसोर्स है, ठीक है। वहीं अगर ओवरऑल कंट्री की या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिसोर्स में क्या आ जाता है हमारा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसको भी अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास मिनरल्स एंड मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है? मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं। देन अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमारे पास आ जाता है ऑयल, नेचुरल गैस, देन सनलाइट या फिर विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी। देन नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास फॉरेस्ट, टिम्बर, वाटर। तो ये सारी चीजें क्या है? ये हमारे रिसोर्स हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं?
रिसोर्सेज हमारे स्केर्स होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है। रिसोर्सेज की इकोनॉमी में क्या, किसी भी इकोनॉमी में अगर रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज की क्या होती है, शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज होती है। वहीं पर अगर हम वांट्स की बात करें, रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है और ये लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, ये सीमित होते हैं, सीमित रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, संसाधन की हमारे यहाँ इकोनॉमी में शॉर्टेज है, देन लिमिटेड होते हैं, ये सीमित होते हैं, ठीक है। वांट्स की बात करें तो अनलिमिटेड होते हैं, वांट्स हमारी क्या है, अनलिमिटेड होती है, जो कभी भी पूरी नहीं होने वाली। वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, असीमित है, ठीक है। वांट्स हमारी क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित है। और रिसोर्सेस एक तो लिमिटेड होते हैं, प्लस दूसरा क्या है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, सीमित है, प्लस उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का क्या मतलब है, एक से ज्यादा इस्तेमाल, एक से ज्यादा यूज या एक से ज्यादा यूज, ठीक है। रिसोर्सेज एक तो सीमित है, दूसरे क्या है, एक से ज्यादा यूज है उनका। ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब एक से ज्यादा इस्तेमाल है। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम लैंड की बात करते हैं, लैंड क्या है, हमारा रिसोर्स है, एक पीस ऑफ लैंड है, तो इस पीस ऑफ लैंड के बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, फार्मिंग, खेती कर सकते हैं, दूसरा इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, इंडस्ट्री और फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, हॉस्पिटल बिल्डअप कर सकते हैं, इस पे स्कूल बिल्डअप कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एक लैंड के बहुत सारे यूजेस हैं, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज यानी कि संसाधन सीमित हैं और उसके एक से ज्यादा यूजेस हैं, ठीक है, तो उस टाइम में हमें क्या करना पड़ता है, हमें चूज करना पड़ता है। यहाँ पे आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस हियर, हमें चूज करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस, और वी कैन से कि हमें चूज करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। किस चीज में चुनाव करना पड़ता है, हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सी हमारी वांट जो है, नीड जो है, मोस्ट अर्जेंट है। अगर हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है तो उसमें हमें फार्मिंग करना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या स्कूल की, एक पर्टिकुलर एरिया में किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो अगर हमने चूज किया, हमें पता चला कि वहां पर एक हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है, वहां पे आसपास के एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं, तो हम क्या डिसाइड करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि अभी इस लैंड पे हम हॉस्पिटल बिल्डअप कर देते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की डिसीजन ले रही है, तो सपोज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अभी हम इस पर्टिकुलर लैंड पे हॉस्पिटल को बिल्डअप कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स जो है वो सीमित है, हमारे पास लैंड का उतना ही पीस है, तो उस पर जो सबसे ज्यादा, यानी कि हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट को, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उस पर अभी हम एक्सपेंडिचर करेंगे, उस पर स्पेंड करेंगे, उस पीस ऑफ लैंड को हम उस चीज के लिए यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, रैशनल मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने रिसोर्स का। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है कि रिसोर्सेज जो है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो कि सीमित हैं, उसका हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, और वी कैन से रैशनल मैनेजमेंट करना है, रैशनल मैनेजमेंट, सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे सीमित हैं, फिर उसके एक से ज्यादा इस्तेमाल है, तो जब रिसोर्सेज सीमित है, उसके एक से ज्यादा इस्तेमाल है, तो हमें उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये होता है, ये हमें इकोनॉमिक्स बताती है। इसी तरीके से अगर हम एक पर्टिकुलर फैमिली की बात करें, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास हेड ऑफ द फैमिली है, हमारा जो हेड ऑफ द फैमिली हमारे फादर है, ठीक है, आपके फादर हेड ऑफ द फैमिली है, वही अर्निंग मेंबर है आपके फैमिली में, तो उनको मंथ के एंड में सैलरी मिलती है, ठीक है। मंथ के एंड में सपोज उन्हें सैलरी मिली
एग्जाम्पल मान के चलते हैं 60,000, ठीक है। तो अब इस सैलरी को उन्हें एक बजट बना के चलना पड़ेगा ना कि घर में कितने लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि फूड पर तो स्पेंड करना ही करना है, देन क्लोथिंग पे करना ही करना है, ठीक है, कुछ अमाउंट फूड पे, कुछ क्लोथिंग पे, देन शेल्टर यानी कि घर में रह रहे हैं, अगर रेंटेड होम में रह रहे हैं तो रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन एजुकेशन पे, बच्चे पढ़ रहे हैं फीस पे करनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट लेके चलना है, कितना हेल्थ पे खर्च हो सकता है, कुछ ये भी लेके चल सकते हैं कि हमें जो है हॉलीडे पे जाना है। तो इस तरीके से घर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी जरूरतें होती है, जिसको फुलफिल करने के लिए आपके फादर जो है एक बजट बना के चलेंगे ना कि हमें इतना अमाउंट इस पे खर्च करना है, इतना अमाउंट इस पे खर्च करना है, इतना अमाउंट इस पे खर्च करना है। तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रैशनल मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने रिसोर्स। उनकी रिसोर्स क्या है, उनकी इनकम है, तो अपनी इनकम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर यानी कि सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए जहां जहां पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पैसा वहां वो एलोकेट करेंगे। तो ये होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो इकोनॉमिक्स हमें इसी प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बारे में बताता है कि हमें कैसे अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करना है। तो ये तो हो गई एक फैमिली की बात। इसी तरीके से अगर हम कंट्री की बात करें, पूरे देश की बात करें, पूरे देश का हेड कौन होता है, हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, पूरे देश की हेड है। तो गवर्नमेंट का क्या है, एक बजट है, ठीक है। गवर्नमेंट का एक बजट होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक छोटी सी फिगर लेके चलते हैं, 1000 करोड़ है, ठीक है, गवर्नमेंट का बजट। तो गवर्नमेंट के पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, देन सैलरी पे कुछ एक्सपेंडिचर करना है, देन डिफेंस, एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी किस सेक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी किस सेक्टर की रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डअप करा रही है गवर्नमेंट, यहाँ पर इस 1000 का सपोज 100 करोड़ यहाँ पे खर्च करें, हेल्थ पे 500 करोड़, देन एजुकेशन पे 500, सैलरीज पे ले लेते हैं हम 500, डिफेंस पे 1000, एग्रीकल्चर पे 500। इस तरीके से गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर पे एलोकेट करेगी, अपना बजट बना के चलेगी कि किस सेक्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन से सेक्टर पे अभी स्पेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस सेक्टर पे स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उस सेक्टर पे ज्यादा स्पेंड करेगी, बाकी सेक्टर पे कम स्पेंड करेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने रिसोर्स का रैशनल मैनेजमेंट कर रही है, ठीक है, अपने रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रही है। तो इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो पैसे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, रिसोर्स का वेस्टेज ना हो, ठीक है, और हमारी सारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए। तो रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, क्यों, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हमें पता है रिसोर्सेज लिमिटेड, हमारा वाटर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारा एनर्जी, हमारा ऑयल, हमारा विंड, सारी चीजें जब हमारे पास लिमिटेड हैं तो हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ बचा के चले। हम कहते हैं ना कि सेव एनर्जी, सेव वाटर। हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ऐसा नहीं कि सारा पानी हमने आज ही बहा दिया, सारी एनर्जी हमने आज ही कंज्यूम कर दी और आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी के बारे में बात करता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स को हम क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्रॉम वेयर द टर्म इकोनॉमिक्स हैज बीन अराइव्ड।
ये टर्म इकोनॉमिक्स कहाँ से अराइव हुआ है, टर्म इकोनॉमिक्स आया कहाँ से है, इकोनॉमिक्स टर्म. सो द टर्म economics has been arrived from two Greek words. टर्म इकोनॉमिक दो ग्रीक वर्ड से अराइव हुआ है, आया है. ओइकोस एंड नोमोस. ठीक है, तो ओइकोस का मतलब है हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट. हिंदी में बात करें तो प्रबंधन. और दोनों चीजों को अगर हम साथ में लेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. अगर हाउस होल्ड को हम एक कंट्री कंसिडर करें तो इट मीन्स के कंट्री के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, कंट्री के रिसोर्स के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कंट्री के रिसोर्स के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. तो ये होता है इकोनॉमिक्स का लिटरल मीनिंग. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या हमेशा से थी, नहीं. इकोनॉमिक्स कोई एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं थी. पहले हम इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे. इकोनॉमी का जो इफेक्टिव बर्थ हुआ वो 1776 में हुआ. इकोनॉमिक्स का इफेक्टिव बर्थ यानी कि एक सेपरेट डिसिप्लिन जो इमर्ज होके सामने आई, ये 1776 में हुई, जब एंड स्कॉटिश फिलोसोफर and economist Adam Smith wrote a book, an inquiry into nature and causes of nation. 1776 में एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ, जिन्होंने एक बुक लिखी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ नेशन एंड पॉपुलरली नोन एज, इनकी बुक को द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है. इसी बुक को वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशन. ठीक है, तो जब इन्होंने ये बुक लिखी उसके बाद से इकोनॉमिक्स का इफेक्टिव बर्थ हुआ. ठीक है, उससे पहले इकोनॉमिक्स कोई एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं थी. तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कंसिडर किया जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और वी कैन से जनक. ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक कंसिडर किया जाता है एडम स्मिथ को. ठीक है, तो इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, 1 2 3 प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. इनकी जो थ्योरी थी वो किस चीज पर बेस्ड थी, किस चीज के बारे में ये बात करते हैं. तो एडम स्मिथ बात करते हैं फ्री इकोनॉमी, फ्री एंटरप्राइज. पहले तो बात करते हैं लेजर्स फेयर की. ठीक है, लेजर्स फेयर यानी कि नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, no government intervention. Then he talks about invisible hand. Then supply creates its own demand. Supply creates its own demand. Full employment.
तो एडम स्मिथ आते थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। तो सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का एक ही बिलीव था, ये लोग बिलीव करते थे लेजस फेयर पॉलिसी में। इसका क्या मतलब हुआ कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में एक इनविजिबल हैंड काम कर रहा होता है। इकोनॉमी में सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है। इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस यानी कि संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, बिलीव करते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जितना आप सप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली उतनी ही डिमांड क्रिएट हो जाएगी। जितना इकोनॉमी में सप्लाई होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, उतनी ही डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो कोई भी ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, सारे वर्कर्स सारे लेबर्स फुली एम्प्लॉयड रहेंगे, सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड रहेंगे। ठीक है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और एडम स्मिथ का बिलीव था। एडम स्मिथ भी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के ही अंदर आते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर हो रहा है कि नहीं? लेजर फेयर की बात करते थे, यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहाँ होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, कंट्री के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में होना चाहिए। ठीक है, बट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि एडम स्मिथ कौन थे। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का जनक उन्हें कहते हैं, एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ ने बुक लिखी 1776 में। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ नेशन, और इस बुक को शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से माइक्रोस। इसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, इसका मतलब होता है लार्ज। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल। जब भी हम छोटे लेवल पे बात करते हैं, एक सिंगल फर्म की बात करते हैं, सिंगल इंडस्ट्री की बात करते हैं, कि इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, एक फर्म की बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? यहाँ पे अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल पे बात करती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, एक फर्म के प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई, एक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। वहीं पे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये लार्ज लेवल पे होता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एंटायर नेशन, पूरे देश की इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी की बात करते हैं। तो जब हम एंटायर नेशन के इनकम की बात कर रहे हैं, इंटायर नेशन की इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम, देन एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं ना, टोटल क्या डिमांड है इकोनॉमी, टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। हम नेशनल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पूरे देश की इकोनॉमिक वेरिएबल की जब हम बात करते हैं, पूरे देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंगल पर्टिकुलर यूनिट की बात हो रही है, एक फर्म की, एक इंडस्ट्री की, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, ये छोटे लेवल की बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज लेवल, एंटायर नेशन की बात हो रही होती है। ठीक है, तो ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी एंड देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।